in the call, so it got disconnected. I hope. मैम आपकी आवाज गायब आपको हो मेरी जाती है। आवाज जो है वो क्लियर आ रही हो, लेकिन बार बार ये कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो रही है। जी आपकी आवाज दरमियान में से मैम गायब हो जाती है, मतलब नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपकी आवाज भी नहीं आ रही, तो आप इस तरह करें कि चैट में लिख लें आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि खैर है थर्सडे को या फ्राइडे को मॉर्निंग में क्लास ले लिया करेंगे। अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, यूनिवर्सिटी के नेट का मसला है, डोंट नो क्या मसला है, लेकिन जो है कॉल देखो डिस्कनेक्ट हो होल्ड और ये पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, चैट में आप ज़रा मेंशन कर लें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन क्लियर है कि नहीं। अगर डिले है तो मैं फिर अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट कर देती हूँ। जी आमिर अयाज और ये जो और लोग हैं, और कौन सा है, ठीक है मैडम, आवाज आ रही है? एहतिशामुल हक, ठीक है मैम, आवाज भी आ रही है। जी आवाज आ रही है मैडम। 34। अच्छा ठीक है। अच्छा, बार बार मुझे सिग्नल आ रहा है कि जी बैड क्वालिटी नेटवर्क, तो इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। So a मैडम circuit आवाज आ breaker, रही है, as बस its स्टार्ट कर name ले लेक्चर। indicate, it will break the circuit. ठीक है, it will break the circuit or make the circuit either manually or by remote control under normal conditions. ठीक है, और basically circuit breakers are used to act under abnormal conditions, that is the fault condition. Whenever the fault occurs in the system, the relay will give signal to circuit breaker and it will interrupt the circuit. So circuit breaker incorporates manual or remote control both, ठीक है, as well as automatic control for switching functions. जो फ्यूजेज हैं वो भी इंटरप्शन का भी काम करते हैं, फॉल्ट सेंसिंग का भी काम करते हैं, लेकिन दे आर अनएबल टू इंटरप्ट लार्ज करंट। ठीक है, तो अगर हम सर्किट ब्रेकर्स की बात करें, they are not that fast as compared to fuses, but they can interrupt large currents. इसके फ़ायदे हैं, इसमें आग को आसानी से हम क्वेंच कर सकते हैं, आग लगने का ख़तरा नहीं होता है। ठीक है, चूँकि आग नहीं बनेगी तो आग भी नहीं लगेगी, तो बेसिकली दे आर सेफर एज कम्पेयर टू fuses, especially for the high voltage systems. Now there are some methods of arc extension, ठीक है, and maybe some of them have been employed in the fuses as well. ठीक है, there are two methods basically, और further हमने उसको divide किया हुआ है. The first one is a high resistance method. High resistance method में, as its name indicate, we will actually incorporate high resistance, and that resistance will actually will not allow the current to follow its path. ठीक है, वो जो है इसको interrupt कर पाएगा आसानी से. So arc resistance is made to increase with time so that current is reduced to a value insufficient to maintain the arc. ठीक है, हम arc की resistance जो है हम ज़्यादा कर लेते हैं ताकि जो करंट है उसका पाथ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए. Now the current is interrupted or the arc is extinguished just because of the factor K, we have incorporated high resistance. The principal disadvantage of this method is that enormous energy is dissipated in the arc. आप अगर करंट के पाथ में एक रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस इंटरप्शन के बीच में हाई एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाएगी. इसका ये एक डिसएडवांटेज है, एंड देयरफॉर इट इज़ एम्प्लॉयड ओनली इन डीसी. तो मोस्टली हम फिर डीसी में इस मेथड को एम्प्लॉय करते हैं, और ऐसे सर्किट्स में जो लो कैपेसिटी एसी के जो सर्किट ब्रेकर्स हैं जो है हम एम्प्लॉय करते हैं. इसी किस्म के आर्क एक्सटेंशन के मेथड जो है हम फ्यूजेस में भी हमने यूज़ किए हैं. द फर्स्ट वन इज़ लेंथनिंग ऑफ द आर्क. ठीक है, आर्क की
आर्क को थोड़ा सा लेंथन करना, जितने आर्क की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी उतना ही जो है मतलब हम उसको इजीली क्वेंच कर सकेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। द लेंथ ऑफ द आर्क कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट्स। तो अगर जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फ्यूजेस में, और इसमें एक्सपल्जन टाइप फ्यूजेस थे और लिक्विड क्वेंच टाइप फ्यूजेस, और उसकी उस जो फ्यूजिंग एलिमेंट है उसके अदर एंड पे एक स्प्रिंग लगा होता था, एंड व्हेन द फ्यूजिंग एलिमेंट ब्लोज, तो वो स्प्रिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट होके फ्यूजिंग एलिमेंट के दो एंड्स को बहुत ज़्यादा दूर लेके चला जाता था। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमने जो आर्क बन रही है उसके एक एंड और दूसरे एंड को हम थोड़ा सा दूर लेके चले गए हैं। आर्क की लेंथ तो ज़्यादा हो गई है, लेकिन बीच में जब गैप हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ठीक है, तो ये एक्चुअली हम आर्क के बीच में रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एयर ऑल्सो एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस, लेकिन फिर डिफरेंट जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स हैं, या अगर आपके पास वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स हैं, या अगर आपके पास SF6 सर्किट ब्रेकर्स हैं, तो उसमें हम जो है एक इंसुलेटिंग फ्लूइड को डाल के, इंसुलेटिंग गैस को डाल के हम वो आर्क को आसानी से क्वेंच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली एक तो मेथड ये है कि हम उसको उसकी आर्क की थोड़ी सी लेंथनिंग करें, उसको एक एंड और दूसरा एंड जो है आर का उसको दूर लेके चले जाएं। ठीक है, द सेकेंड वन इज कूलिंग ऑफ द आर्क। नाउ आर्क को कूल करने से आपके पास जो है वो डी आयोनाइजेशन हो जाएगी। हमें ये पता है कि जब एक मीडियम में करंट फ्लो करता है तो उसको जो है एक्चुअली उसकी ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स की और आइंस की। ठीक है, और ये आइंस जो हैं ये एक ऐसा फ्लूइड या ऐसा मेटल उसमें जल्दी बन सकते हैं, या जैसे कि अगर हम मेटल्स की मिसाल ले लें उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, या अगर हम फिर एक गैस की मिसाल ले लें तो उसमें आइंस जो हैं ये कब बनते हैं, तो आइंस तब बनते हैं अगर हमारे पास फोटो आयनाइजेशन, थर्मल आयोनाइजेशन हो सकती है। ठीक है, और वी हैव कोलिजन आयोनाइजेशन, दीज आर द मेथड्स जस्ट बिकॉज ऑफ विच ions can be created. Now ions actually support the flow of charge, लेकिन अगर हम उस आइंस को बनने से रोकें यानी कि डी आयोनाइजेशन करें तो हम जो है उस आर्क को क्वेंच कर सकते हैं। ठीक है, अब डी आयोनाइजेशन हम किस तरह कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक मेथड है थर्मल आयोनाइजेशन, और थर्मल आयोनाइजेशन से मींस कि जब हीट ज़्यादा हो जाएगी उससे आपके पास एटम्स जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स और आइंस जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर थर्मल आयोनाइजेशन के प्रोसेस को हमने रोकना है तो हमने उसको कूल डाउन करना होगा। अगर कूल तो वो आसानी से आयनाइजेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि कूलिंग हेल्प्स इन डी आयनाइजेशन ऑफ द deionization of the medium between the two contacts, and this increases the arc resistance. Efficient cooling may be obtained by a gas blast directed along the arc. ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया SF6 सर्किट ब्रेकर्स हैं या फिर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स हैं, उसमें हम अगर एयर को डालें ठीक है तो वो कूलिंग का भी काम देता है। इसके अलावा जिस तरह हम पहले भी आपको पता होगा कि द ट्रांसफार्मर ऑयल सर्व्स टू पर्पसेस। द ट्रांसफार्मर ऑयल इज एन इंसुलेटिंग ऑयल, एक तो ये पर्पस देता है, एंड द सेकेंडली इट इज अ कूलेंट एज वेल। ठीक है, ये कूलिंग भी करता है। सो ये दो पर्पसेस जो है वो सर्व करता है। तो हमारे पास जो इंसुलेटिंग फ्लूइड्स हैं या इंसुलेटिंग गैसेस हैं, दे आल्सो बेसिकली सर्व टू एंड दे आर इंसुलेटिंग फ्लूइड्स। ये जो है आर्क को सपोर्ट नहीं करेंगी, दूसरा ये कि इसकी कूलिंग में भी हेल्प आउट करेंगे। सो कूलिंग ऑफ द आर्क इज वन मेथड एंड दैट इज आल्सो डन इन द सर्किट ब्रेकर, बट मोस्टली जो लो कैपेसिटी के सर्किट ब्रेकर्स हैं उसमें हम कूलिंग ऑफ द आर्क करते हैं। ठीक है, देन वी हैव रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क। अगर आपके पास जो आर्क बन रही है उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आर्क आसानी से जो है वो पंच नहीं हो पाएगी। ठीक है, जिस तरह आप ये मिसाल ले लें कि अगर एक कंडक्टर का साइज बड़ा है इट विल बी एबल टू सपोर्ट लार्ज करंट, एंड इफ द कंडक्टर साइज इज स्मॉल इट विल बी एबल टू सपोर्ट लो करंट्स। ठीक है,
तो अगर आर्क बन रही है और उस आर्क की थिकनेस ज़्यादा है तो ये शो कर रही है कि एक्चुअली आपके पास आर्क जो है वो स्ट्रेंथन्ड है एक्चुअली, ठीक है, और करंट का फ्लो जो है वो ज़्यादा है। अगर आर्क के क्रॉस सेक्शन को हम किसी तरीके से कम कर लें तो हम जो है आर्क को क्वेंच कर सकते हैं या उसकी एक्सटेंशन कर सकते हैं। So if the area of the cross section of the arc is reduced, the voltage necessary to maintain the arc is increased. In other words, the resistance of the arc path is increased. The cross section of the arc can be reduced by letting the arc pass through a narrow opening or by having smaller area of contacts. ठीक है, जिस तरह हम जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द आर्क को हम किस तरह कम कर सकते हैं, ये मैंने अगर फ्यूजेस में आपने देखा हो तो फ्यूजेस में भी हम ये मेथड जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास एक फ्यूज़ में जो फ्यूजिंग एलिमेंट लगा हुआ है अगर वो स्ट्रिप के फॉर्म में है, ठीक है, सो वी हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रिप। अगर आपको नज़र आ रही हो, आई एम अबाउट टू ड्रॉ अ स्ट्रिप, ठीक है। अब इसमें कहीं से ये जो है ये नैरो डाउन है और कहीं से ये थिक है। अब जहाँ से ये नैरो डाउन है यहाँ पे एक्चुअली आर्क जो है वो छोटी आर्क बनेगी, ठीक है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो कम होगा। अगर इस जगह पे आर्क बने तो वो बड़ी आर्क होगी, ठीक है, लेकिन हमने एक्चुअली आर्क को स्प्लिट कर दिया और उसके क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है आर्क की एक्सटेंशन का। अच्छा, बीच में प्रॉब्लम कर रहा था, होल्ड हो गया था। So there is another method which is called as the low resistance method or current zero method. ये method जो है हम mostly employ करते हैं AC circuit breakers में और ऐसे circuit breakers जो modern high power system में हम use कर रहे हैं, ठीक है। अब low resistance method या arc zero method जो है ये क्या चीज़ है? We know कि आपके पास जो AC जो है इसमें at certain time the current reaches zero, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो जाता है एंड देन या पॉजिटिव पीक आएगी, नेगेटिव पीक आएगी, लेकिन बीच में किसी ना किसी जगह पे वो जीरो होगा। अब जिस टाइम जो है करंट जीरो हो जाता है, अगर उसी टाइम पे हम उस आर्क की एक्सटेंशन करें, ठीक है, उससे जो आर्क बन रही है, तो एक्चुअली फॉर दैट वेरी स्मॉल ड्यूरेशन इन विच द करंट इज जीरो, hence the arc extinguishes naturally for small duration, ठीक है, and is prevented from restriking in spite of rising the voltage across the contacts. अगर आपके पास इसी ड्यूरेशन में हम जो है प्रॉपर उसके पाथ को डिस्कनेक्ट कर लें, जहाँ पे अगर आप देखें, देखिए मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, अगर आपके पास देखें ये है आपके पास AC करंट है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे करंट जो है ये ज़ीरो हो जाता है नेचुरली इन केस ऑफ AC। अगर करंट ज़ीरो हो गया है तो उसी टाइम पे जो है आर्क की भी डिस्कनेक्शन हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मोस्टली आपके पास द करंट इज लैगिंग द वोल्टेज, ठीक है, अगर ये लैग कर रहा है तो आपके पास वोल्टेज जो है, ये मैं एक और कलर से बनाती हूँ, तो वोल्टेज आपके पास इस तरह आएगी, ठीक है। द करंट इज सॉरी, इसमें एक जो है वोल्टेज हो जाएगी, एक करंट है, द वोल्टेज इज लीडिंग, रेड को हम वोल्टेज ले लेते हैं, ठीक है, और ये ब्लू को हम करंट ले लेते हैं, द करंट इज लैगिंग। नाउ एट दिस इंस्टेंट द करंट को मैंने ब्लू से कर लिया, वोल्टेज को रेड से कर लिया, द करंट इज जीरो, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ वोल्टेज, दिस वोल्टेज जो है, वोल्टेज आपके पास एग्जिस्ट कर रही है लेकिन करंट आपके पास जो है वो जीरो हो गया है, ठीक है। अब वो वोल्टेज जो है वो इतनी है कि वो इस आर्क को रीस्ट्राइक करे। रीस्ट्राइक के मीन्स कि वो दोबारा करंट को डिवेलप होने दे, ठीक है,
क्योंकि वी नो कि अगर आपके पास देखें, अगर आपके पास लेट्स सपोज ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इसके बीच में जो है एक गैस है, लेट्स सपोज ये एयर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वोल्टेज है दोनों टर्मिनल्स पे और एक पॉजिटिव लेट्स सपोज है एट सम इंस्टेंट, और दूसरी वोल्टेज जो है ये नेगेटिव है, ठीक है। नाउ the field, that is the electric field between the two plates, will be equal to the voltage divided, ठीक है। नाउ अगर जितना डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होगी। अगर आपके पास डिस्टेंस जो है वो कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपने कीपिंग द डिस्टेंस सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वोल्टेज। अब वोल्टेज तो है, लेकिन अगर एक इंस्टेंट पे आपके पास करंट जो है वो ज़ीरो हो गया है, बट द वोल्टेज विल स्टिल बी देयर, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको ये ग्राफ बना के दिया है, सॉरी एसी जो वेव्स हैं एक वोल्टेज की और एक करंट की बना के दी है, तो एट सर्टेन इंस्टेंट आपके पास जो है करंट जो है ज़ीरो हो जाएगा, बट देयर विल बी अ वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल्स। नाउ दैट वोल्टेज इज इनफ टू रीस्ट्राइक द आर्क। ये वोल्टेज इतनी हो सकती है कि ये इसको रीस्ट्राइक करे। हाँ, अलबत्ता अगर इस दोनों लीड्स के बीच में, या हम कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, अगर हम कोई इंसुलेटिंग फ्लूइड डाल दें, जैसे कि SF6 गैस को डाल दें, या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल या ऐसी चीज़ों को डाल दें, ठीक है, जो कि इंसुलेटिंग फ्लूइड्स हैं या इंसुलेटिंग गैस है, या वैक्यूम प्रोड्यूस करें जो कि करंट के पाथ को करंट के फ्लो को रोकता है या रेजिस्ट करता है, तो in this way we can actually extend the arc easily. So in an AC system, the current drops to zero after every half cycle. At every current zero, the arc extinguishes by itself for a brief moment. Now the medium between the contacts contains ions and electrons so that it has a small dielectric strength. अब इसके बीच में जो है आयंस और इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद होंगे, लेकिन फिर भी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ये कम होगी, और वोल्टेज इतनी ज़्यादा है कि आर्क जो है वो रीस्ट्राइक कर सकती है, ठीक है। सो इफ सच अ ब्रेक डाउन does occur, the arc will persist for another half cycle. अगर ये वोल्टेज इतनी है कि वो दोबारा इसको ब्रेक डाउन कर ले, तो आर्क जो है फिर दोबारा एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। सो अगर इस ड्यूरेशन में, इफ इमीडिएटली आफ्टर द करंट जीरो वी इंट्रोड्यूस अ सर्टेन डाइलेक्ट्रिक इन द मीडियम, या फिर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा इंसुलेटिंग फ्लूइड या इंसुलेटिंग लिक्विड डाल दें, तो इन दैट केस जो है आर्क जो है वो रीस्ट्राइक नहीं करेगी, ठीक है, एंड इट फेल्स टू रीस्ट्राइक and the current will be interrupted. The rapid increase of the dielectric strength of the medium near current zero can be achieved by the following two methods. Is causing the ionized particles in the space between the contacts to recombine into neutral molecules. If you are actually causing those ions to recombine, ions बने, electrons अगर उसने लूज किए हैं, और फिर पॉजिटिव आइंस होंगे, और आपके पास बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आइंस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस आइंस के बनने के प्रोसेस को किसी तरीके से रोक सकें, तो आपके पास जो है वही बात आ जाती है कि आर्क जो है वो इजीली एक्सटिंग्विश हो जाएगी। या फिर स्वीपिंग द आइंस अवे, ठीक है, एंड रिप्लेसिंग देम बाय एन आयोनाइज्ड पार्टिकल। अगर हम उस आयोनाइज्ड पार्टिकल्स को स्वीप अवे कर लेते हैं, जैसे कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स में हम जो है उस आइंस को दो कॉन्टैक्ट से दूर कर लेते हैं, तो दैट कैन बी अनदर मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड आपके पास वही कूलिंग का जाता है जो आप हाई रेजिस्टेंस मेथड में आपने यूज़ किया था, and cooling in this case is a fact which remains the same. जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि natural combination of the ionized particle takes place more rapidly if they are allowed to cool. अगर वो cool हो जाते हैं तो वो recombine हो जाते हैं and ions do not exist, and if there are no ions in the medium, ठीक है, तो that medium will not support the flow of current, ठीक है। So the cooling is one of the method.
एंड द लास्ट वन इज अ ब्लास्ट इफेक्ट, जैसे कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स हैं, या ऑयल को हम जो है बिल्कुल एक पुश करके ऑयल को बीच में ले आते हैं, तो वो जो है भी उस तरह का मेथड है कि वो आइंस पार्टिकल को इट विल स्वीप अवे दोज आइंस पार्टिकल फ्रॉम द टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे कि सर्किट ब्रेकर जो है ये बेसिकली सर्किट को ब्रेक करने का काम देते हैं। Circuit breakers contacts are normally closed and when they operate the contacts becomes open, ठीक है। तो इसमें जो है ये मेथड जो है फर्दर हम यूज कर सकते हैं। So there are some important terms which is related to the circuit breakers, ठीक है, and we should know कि what are those terms. The first one is the arc voltage. अब अगर आर्क बन रही है तो उस टाइम पे जो उसके दो लीड्स हैं उस पे क्या वोल्टेज होगी, ठीक है, उसके दो कॉन्टेक्ट्स पे जो वोल्टेज अपेयर हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज आर्क वोल्टेज, ठीक है। जब आपके पास आर्क होगी, इनके आपके पास ये दो कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है। यूजुअली जो है सर्किट ब्रेकर जो है इसने इसको क्लोज किया हुआ था, ठीक है, एंड व्हेन एवर द सर्किट ब्रेकर ऑपरेट इट विल एक्चुअली की तरफ ये डिसकनेक्शन का काम करता है। अब आर्क जो है यहाँ पे अकर हो रही है, अब ये आर्क जब अकर हो रही है, लेकिन इसके दो लीड जो है ये और ये जो अदर वन है, इसके बीच इस पे क्या वोल्टेज जो है अपेयर हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज द आर्क वोल्टेज. Its value is low except for the period the fault is at or near zero current point. At current zero, the arc voltage rises rapidly to a peak value, and this peak voltage tends to maintain the current flow in the form of arc. जब आपके पास करंट जीरो भी हो जाए, ठीक है, तो आर्क वोल्टेज इज स्टिल देयर, ठीक है, वोल्टेज तो स्टिल एग्जिस्ट करेगी, जिस तरह मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बना के दिया है कि द करंट्स आर मोस्टली लैगिंग द वोल्टेजेस बाय सम एंगल, ठीक है, एंड एट करंट जीरो देयर विल स्टिल बी द वोल्टेज एट द टू टर्मिनल्स या टू कॉन्टैक्ट्स पे, स्टिल द वोल्टेज विल एग्जिस्ट एंड दैट वोल्टेज इज इनफ टू रीस्ट्राइक द करंट, ठीक है। सो उस वोल्टेज को हम आर्क वोल्टेज बोलते हैं। जो रीस्ट्राइकिंग के लिए वोल्टेज चाहिए वो अलग वोल्टेज है, एक तो जो आर्क बन रही है, ठीक है, उस टाइम पे जो वोल्टेज है टर्मिनल्स पे, तो दैट इज कॉल्ड एज आर्क वोल्टेज। लेकिन वंस द आर्क हैज क्वेंच्ड, जैसे कि बीच में आपके पास जब करंट जीरो हो जाता है तो आर्क खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब उस टाइम पे जो है जो वोल्टेज होगी बिटवीन द टू टर्मिनल्स और जो उस आर्क को रीस्ट्राइक करने में हेल्प करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है। सो इट इज द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपेयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स एट और नियर करंट जीरो ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड। ठीक है, सो and it is caused by the rapid distribution of the energy between the magnetic and electric field associated with the plant and transmission. As you can see the voltage here, we have a current, ठीक है, and a voltage graph. एक आपके पास fault current है and the other one is the dotted line is the system voltage, ठीक है। अब जहाँ पे करंट जीरो आ रहा है उस टाइम पे वोल्टेज जो है फिर भी एग्जिस्ट कर रही है। अब उसी टाइम पे आपके पास अगर ट्रांजिएंट अकर हुआ है वोल्टेज का जहाँ पे करंट जीरो है, तो दैट इज कॉल्ड एज द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज एंड इट विल help to build up the arc again. Okay, now there is another term which is called as the recovery voltage. It is the normal frequency voltage that is at 50 hertz and that appears across the contacts of the circuit breakers after final arc extension. It is approximately equal to the system voltage. जब आपके पास फाइनली आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, ठीक है, और जो वोल्टेज उस कॉन्टेक्ट्स पे अपेयर होगी, तो दैट इज कॉल्ड एज द रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। जिस टाइम आर्क बन रही है उस टाइम की जो वोल्टेज है दैट इज कॉल्ड एज आर्क वोल्टेज। दिस टाइम आर्क एट करंट जीरो टाइमली एक्सटिंग्विश हो गई है,
और दो कॉन्टैक्ट्स पे जो वोल्टेज अपेयर हो रही है दैट इज कॉल्ड एज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, और आर्क के क्वेंच हो जाने के बाद जो कॉन्टैक्ट्स पे वोल्टेज अपेयर हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज द रिकवरी वोल्टेज. Now we have different types of the circuit breakers. We have low voltage circuit breakers, MCB type, that is the molded case सर्किट ब्रेकर्स, या फिर इसके बाद सॉरी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, और उसके बाद MCCB हैं, दैट इज द मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स. अब डिपेंड करता है कि ये कितने करंट को जो है वो एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है, सो वी हैव डिवाइडेड इनटू दीज टाइप्स. नाउ आई हैव actually put all the information in these slides related to the circuit breakers. There are the types of circuit breakers which are used in case of low voltages, and there are the types of the circuit breakers which are used for high voltages. ठीक है, now high voltages में obviously आपके पास जो SF6 सर्किट ब्रेकर्स हैं, या ऑयल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स हैं, वो हाई वोल्टेज में आ जाते हैं. और जो आपके पास ये सर्किट ब्रेकर्स हैं MCB, दैट इज द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, एंड द मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स, और फिर आपके पास एयर सर्किट ब्रेकर्स आ जाते हैं. एंड सिंस द करंट इंटरप्टेड बाय दीज सर्किट ब्रेकर्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड डिफरेंट. जैसे कि MCB जो है 100 एम्पेयर को इंटरप्ट कर सकता है. And then we have MCCB which has a rated current up to 1000 ampere. ठीक है, मोस्टली जो आपके पास MCCB जो मॉडर्न सर्किट ब्रेकर्स हैं दे कैन इंटरप्ट द करंट अप टू 2500 एम्पेयर्स. इसके बाद आपके पास जो एयर सर्किट ब्रेकर्स हैं दे कैन एक्चुअली इंटरप्ट द करंट अप टू 4000 एम्पेयर्स विदाउट डैमेजिंग. ठीक है, तो ये आपके पास थोड़े से लो वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर्स हैं. एंड देन वी हैव सर्किट ब्रेकर. इसकी अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है आगे कि आपके पास सर्किट ब्रेकर्स जो है वो ऑपरेट किस तरह होता है. और फिर देन वी हैव आगे जाते हैं तो आपके पास अदर सर्किट ब्रेकर्स की टाइप्स हैं, जैसे कि RCD रेजिडुअल करंट डिवाइस, जो कि आपके पास प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है. अगर आपके पास लैब का इक्विपमेंट है उसमें भी RCDs वगैरह लगे होंगे. ठीक है, अच्छा आगे जाते हैं तो वी हैव अ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, जिसमें आपके पास ऑयल सर्किट ब्रेकर्स आ जाते हैं, SF6 सर्किट ब्रेकर्स आ जाते हैं, वैक्यूम एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स. तो ये आपके पास सब स्टेशंस में और जनरेटिंग प्लांट्स में जो है ये सर्किट ब्रेकर्स जो है ये यूज़ होते हैं. सो दे आर डिस्कस्ड. ठीक है, और इसमें जो है मैं इसकी सारी डिटेल्स डाल दूंगी जो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स हैं इसकी, एंड देन आई विल अपलोड दी स्लाइड्स. ठीक है, अच्छा अभी मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं? मुझे लगता है आप लोगों ने रिकॉर्डिंग ऑन करके आप चले गए हैं. नहीं मैम, नहीं मैम, आ रही है आपकी आवाज. आ रही है बस. अच्छा, so let's switch to the another मैम जो एक है. क्वेश्चन है. जी जी ये आर्किंग में करंट ज्यादा जी जी मतलब वोल्टेज का ज्यादा एक असर होता है या करंट का ज्यादा होता है? आर्किंग बनती किस चीज से है और फिर उसको मेंटेन कौन करता है? अच्छा, आर्किंग किस चीज़ से बनती है? जब भी अगर आप देखें आर्क जो है तब बनेगी जब हम करंट के पाथ को इंटरप्ट करेंगे. ठीक है, करंट अगर हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, जिस तरह का हमने फ्यूजेस देखा, एक मेटल है उसमें करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, फ्यूजिंग एलिमेंट में जो है करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन हाई करंट पे जब आपके पास फॉल्ट अकर हुआ है तो फ्यूजिंग मेटल फ्यूजिंग एलिमेंट जो है वो मेल्ट हो जाएगा. और जब वो मेल्ट हो जाएगा तो बीच में आपके पास मेटल तो नहीं होगा, एक हाई रेजिस्टेंस पाथ उसके लिए आ जाएगा. जब आपके पास हाई रेजिस्टेंस पाथ आएगी तो करंट विल स्टिल ट्राई टू कंटिन्यू इट्स पाथ, लेकिन उसमें आपके पास आर्क बनेगी. और आर्क जो है वो तब बनेगी जब मटेरियल मीडियम तो है लेकिन मेटल नहीं है. ऐसा कोई मीडियम है जो कि करंट के फ्लो को सपोर्ट नहीं कर रहा,
लेकिन द करंट स्टिल वांट्स टू कंटिन्यू इट्स पाथ, तो बीच में आपके पास जो है वो आर्क बनेगी। अब आर्क जो है वो फिर थोड़े से इसके केमिस्ट्री और फिजिक्स पे हम चले जाते हैं कि ग्लो आपके पास उसमें दिखाई देता है, क्योंकि उसमें जो है फोटॉन्स रिलीज होते हैं एंड देन यू विल सी अ ग्लो इन दैट, कि जब आर्क करोगी यू विल सी अ ग्लो। चूंकि जो हाई रेजिस्टेंस पाथ है उसमें आर्क तब भी बनेगी जब आइंस वहाँ पे जो है वो अवेलेबल होंगे, आइंस या कोई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो तब आपके पास जो है वो आर्क बनेगी। अगर जो मटेरियल को जो मटेरियल मीडियम है बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स, वो उसको हमने डी आयोनाइज कर लिया है, या फिर आइंस नहीं बन रहे वहाँ पे, और स्पेशली आइंस तब नहीं बनेंगे जब आपके पास एक गुड इंसुलेटर को हम बीच में डाल दें। गुड इंसुलेटर लाइक SF6 गैस, या फिर ऐसे इंसुलेटिंग फ्लूइड्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, ये एक ऐसे इंसुलेटिंग फ्लूइड्स हैं जो कि जिसमें आइंस जो है वो आसानी से नहीं बनते, ठीक है। या फिर आगे जा मुझे नहीं पता आपने हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग आपने पढ़ी है कि नहीं। हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में गैसेस में कंडक्शन किस तरह होती है, आर्क एवलांची कब बनती है, ब्रेकडाउन, लिक्विड्स में कंडक्शन, जी एवलांची ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन्स। वोल्टेज और ये, हाँ एवलांच ब्रेकडाउन, या फिर उसमें जो है अगर फ्लूइड्स हैं जैसे कि सॉरी लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स में आपके पास ट्रांसफार्मर ऑयल है, कैपेसिटर ऑयल है, आपके पास और सिंथेटिक ऑयल्स हैं, फिर कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जो कि हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अच्छी होती है, कम वोल्टेज पे उसकी ब्रेक डाउन जो है वो नहीं होती है, ठीक है। सो वोल्टेज इज बेसिकली दैट पुश दैट एग्जिस्ट, ठीक है, जो कि करंट के फ्लो को जो है वो कॉज करता है, बट वोल्टेज इज बेसिकली द पुश। अब करंट तब एग्जिस्ट होगा जब आपके पास मीडियम में आइंस या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आइंस कब बनते हैं, आइंस तब बनते हैं when the atoms start losing the electrons, ठीक है, when there are atoms in the medium and they start losing the electrons, तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास चार्ज कैरियर आ जाते हैं और आइंस भी आपके पास चार्ज कैरियर्स आएंगे वहाँ पे। अगर किसी तरीके से इफ़ यू स्टॉप दिस प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, जिससे आयोनाइजेशन हो रही है, जिससे आपके पास आइंस या इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस हो रही है, वो आप रोक लें, या फिर आप अगर उसको कूल डाउन कर लें और वो इलेक्ट्रॉन्स और आइंस जो है वो रिकम्बाइन हो जाए, आपके पास न्यूट्रल एटम्स आ जाएं, तो मीडियम बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर विल नॉट कंटेन्स आइंस और एनी एलिमेंट जो कि चार्ज के फ्लो को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो तभी आपके पास आर्क को हम आसानी से क्वेंच कर सकेंगे, ठीक है। आर्क जो है वो बेसिकली तब बनती है when the current path is disconnected, ठीक है, and when the current try to flows in some high resistance path, तो तब आपके पास आर्क जो है वो बनेगी। अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके पास वो है, लेट्स सपोज कंडक्टर है और वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर वो टूट जाए तो बीच में आर्क बनेगी। अगर आप उस कंडक्टर के दो एंड्स को थोड़ा सा दूर लेके चले जाएं, ठीक है, तो आर्क Yes, विल ma'am. क्वेंच, और वो इसलिए क्वेंच हो जाएगी कि बीच में एयर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगी। एयर जो है दिस इज ऑल्सो इंसुलेटिंग गैस, जिसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज 21.1 kV पर सेंटीमीटर है। इस तरह आपके पास ट्रांसफार्मर ऑयल है 30 kV पर सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह कैपेसिटर ऑयल हैं 15 kV टू 20 kV पर सेंटीमीटर उनकी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है। तो डिफरेंट अगर एयर है, एयर भी बीच में आ रही है, सिंस आल्सो एयर इज इंसुलेटिंग गैस। जिस तरह अगर आप देखें आपके पास जो बेयर कंडक्टर्स हैं जैसे कि ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उसको हमने कोई इंसुलेशन जो है वो नहीं दी, और वो इसलिए भी नहीं दी कि उसके अराउंड एयर है। एयर खुद एक इंसुलेटिंग गैस है, बट देयर इज सम ब्रेक डाउन वोल्टेज, और अगर वोल्टेज आपके पास ज़्यादा हो रही है तो उसकी ब्रेक डाउन जो है वो हो जाती है। दैट्स वाई यू कैन सी एक्चुअली कोरोना, और ये भी आप मुझे लगता है आप हाई वोल्टेज में पढ़ चुके हैं, ठीक Yes, है। ma'am. सो ये रिलेटेड। So next we will move to another lecture which is related to the relays.
ठीक है। और स्क्रीन शेयरिंग मुझे लगता है स्टिल ऑन है। यस मैम, लेकिन ये फ्रीज हो गई है शायद। अच्छा ठीक है। तो once I complete the lecture related to the circuit breakers, and I will include the high voltage circuit breakers, and then I will upload that in the Teams. Still, one other student has not been added. Waleed Nusrat is not added because I have this list and his registration number is not mentioned. So I haven't added him yet. Okay. So as soon as all the participants or all the students are included, then I will actually upload these lectures. और स्पेशली सर्किट ब्रेकर का जो लेक्चर है वो मैं तब अपलोड करूँगी जब उसमें हाई वोल्टेज से रिलेटेड जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उसको मैं इंक्लूड कर दूँ। ठीक है। सो this lecture is related to the protective relays. Maybe most of you are aware of the protective relays. Protective relays जो हैं, there's a difference between protective relays and the relays, the conventional relays that are used for switching, जो आपके पास स्विच मोड पावर सप्लाईज में यूज़ होती हैं, या आपके पास वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में जो रिलेज यूज़ होती हैं, जो बेसिकली सिर्फ स्विचिंग का काम करते हैं। और वो रिलेज जो आपके पास जो घरों में यूज़ करते हैं, जनरेटर को आपने ऑन कर दिया और जब आप वापडा से लाइट आ गई, ठीक है, तो वो रिलेज जो हैं वो डिसकनेक्शन का काम करती हैं, तो वो बेसिकली स्विचिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिव रिलेज एंड relays. Those are used for switching. The protective relays perform both operation. ठीक है, they acts as a switch as well and they acts as a fault sensing element as well. ठीक है। So main इसके दो parts हैं इस lecture के, part 1 and 2. Part 1 के lecture objectives जो हैं उस ये हैं कि the first of all we will learn कि what is a protective relay, इसके different types जो हैं वो क्या हैं, और इसके working principle जो है वो क्या है, and then we use the different relays to protect the schemes. ठीक है, different जो protective schemes हैं उसमें कौन सी relays जो है वो use होती है। So we can divide the relays on the basis of their characteristics, on the basis of their applications, on the basis of their actuating quantities, कि कितनी actuating quantities की ज़रूरत होती है इस relay के operation को initiate करने के लिए। ठीक है। So first of all we have the division of the relays based on their characteristics. अब characteristics का ये है कि इसमें करंट एक्सक्यूज और मी टाइम मैम, के बीच। जी जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आपने स्क्रीन शेयर किया है अभी? स्क्रीन तो शेयर थी, मुझे लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। आई विल शेयर इट अगेन। यस मैम, अब अभी नजर नज़र आ आ रही? रहा। यस मैम। ठीक है। सो वी डिवाइड द रिलेज बेस्ड अपॉन डिफरेंट क्राइटेरिया के जी, करेक्टरिस्टिक के लिहाज से कर रहे हैं या एप्लीकेशन के लिहाज से कर रहे हैं या फिर उसके लॉजिक बेस्ड पे वो काम कर रही हैं रिलेज, कौन सी रिलेज है। ठीक है। So these are the lecture objectives. I will upload this lecture and you will be able to check out all the important things related to lecture. So based on the characteristics we have the relays like definite time relays, ठीक है, instantaneous relays हैं, inverse time relays हैं, इन सारों की definition आपके पास आगे हैं। Then we have based on the application. एप्लीकेशन आप प्राइमरी पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप एज अ बैकअप यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी पर्पस के लिए जब होगा तो वो रिलेज बेसिकली उस इक्विपमेंट के इंटरनली जो फॉल्ट्स अकर हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होंगे। एंड इफ यू आर यूजिंग द रिलेज फॉर बैकअप पर्पजेस, ठीक है, तो अगर इफ द प्राइमरी रिलेज फेल्स टू ऑपरेट तो द बैकअप रिलेज विल ऑपरेट। जैसे कि आपके पास
जो लार्ज ट्रांसफार्मर्स हैं, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर्स 250 MVA के ट्रांसफार्मर्स हैं विच इज़ कन्वर्टिंग 14 kV टू सर्टेन 400 या 500 kV पे जो जो उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जिसका लार्ज MVA रेटिंग है, 250 MVA के ट्रांसफार्मर्स हैं, तो उसमें प्राइमरी रिलेज भी लगे होंगे और बैकअप रिलेज भी लगे होंगे, ठीक है। Based on the operation mechanism, we can also divide the relays based on the operation mechanism, जैसे कि electromagnetic relays है. Electromagnetic relays produces a magnetic effect because of the electricity. अगर electricity से आप magnetic effect जो है वो produce कर रहे हैं, तो that is electromagnetic relays. Then we have static relays जिसमें आपके पास electronic चीज़ें यूज हुए हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स वगैरह इसमें यूज होते हैं, तो these are static relays. Then we have a modern electromagnetic and static relays, ठीक है, लेकिन those are modern relays, they are microprocessor based relays. We also call them digital relays, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया. Then we have the division of the relays based on their actuating mechanism. Actuating mechanism की यानी कि करंट पे काम कर रही हैं या फिर वोल्टेज पे काम कर रही हैं. करंट पे होंगी तो ओवर करंट रिलेज हैं, वोल्टेज पे होंगी तो ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज रिलेज हैं. फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिलेज हैं तो फ्रीक्वेंसी में चेंज को वो जो है वो सेंस करेंगी. पावर रिलेज हैं तो इट विल टेक वोल्टेज, करंट एंड फेज एंगल एज देयर एक्चुएटिंग क्वांटिटीज, ठीक है. तो बेस्ड अपॉन द एक्चुएटिंग मैकेनिज्म हम इस तरह डिवाइड करते हैं. नाउ देन वी हैव बेस्ड ऑन द लॉजिक. अगर किसी लॉजिक पे वो काम कर रही हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, डिफरेंस पे या डायरेक्शन ऑफ द करंट पे काम कर रही हैं, तो देन वी कैन डिवाइड देम ऑन सम लॉजिक, ठीक है, कि ये लॉजिक बेस्ड रिलेज हैं. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वन है डिफरेंशियल रिलेज. डिफरेंशियल रिलेज जिस लास्ट टाइम हमने लेक्चर भी लिया था, तो उस टाइम मैं आपको बता रही थी कि आपके पास रिलेज के जो एक्चुएटिंग क्वांटिटीज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं. तो उसमें हमने डिफरेंशियल रिलेज को थोड़ा सा डिस्कस किया था. तो डिफरेंशियल रिलेज या डिफरेंशियल स्कीम में हम जो है डिफरेंशियल रिलेज यूज़ करते हैं, और डिफरेंशियल रिलेज बेसिकली करंट के डिफरेंस को मेजर करते हैं. और ये रिलेज जो है बेसिकली यूज़ होती हैं ऐसे इक्विपमेंट के लिए जिसके बोथ एंड्स यानी कि इनपुट और आउटपुट जो है नज़दीक नज़दीक हो, जैसे कि ट्रांसफार्मर, जैसे कि जनरेटर, ठीक है. अब current input and the current output of one-to-one transformer would be the same, but the current input and the current output of the transformer which is converting higher voltages to lower voltages या lower voltages to higher voltages, तो obviously वो change हो जाएंगी. But the different हेलो. Net issue, I think so. ओके. چاته څه انفارمیشن شته چې هغه پریکس وکړي؟ अच्छा सॉरी बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी और स्टिल वो बैड नेटवर्क क्वालिटी का सिग्नल आ रहा है मुझे बार बार. ओके मैम. अभी आवाज़ आ रही है कि नहीं? स्क्रीन शेयर्ड है अभी कि नहीं? यस मैम, शेयर्ड है, लेकिन आप चेंज करें, चेंज हो रहा है या नहीं? यस मैम, ठीक है. ठीक है. सो बेस्ड ऑन द लॉजिक वी कैन डिवाइड द रिलेज इनटू डिफरेंशियल रिलेज जो कि डिफरेंस ऑफ करंट को मेजर करे, या फिर डायरेक्शनल रिलेज जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को मेजर करे, ठीक है, या ऐसी रिलेज हैं जो नॉन डायरेक्शनल हैं जो कि एक साइड और दूसरे साइड दोनों से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों को सेंस करेंगी, ठीक है. डिस्टेंस रिलेज है हमारे पास
और डिस्टेंस रिलेज बेसिकली उसमें इम्पिडेंस को कंबाइन करती हैं, ठीक है। डिस्टेंस रिलेज ए स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन को अगर प्रोटेक्ट कर रही हैं तो दैट स्पेसिफिक सेक्शन वुड हैव सम इम्पिडेंस, ठीक है, एंड दैट वुड बी टेकन एज अ रेफरेंस इम्पिडेंस, and during fault condition obviously the voltage becomes lower and the current becomes high, so the calculated impedance changes, and if that calculated impedance becomes smaller than the certain predefined value, so obviously we say that the fault has occurred. Since this measured the impedance and then it compares it with certain predefined value, so that's why we can say that distance relays are also a logic based relays, ठीक है। Then we have relays like Buckles relay जो कि prevention के लिए यूज होती हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था, we have some protective schemes and some preventive schemes। जो आपके पास Buckle relays हैं, जो earthing systems हैं, जो lightning arresters हैं, ये preventive systems में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो हैं these are protective systems, और जो relays हैं वो protective relays हैं। तो preventive relays में आपके पास आ जाते हैं Buckles relay, and Buckles relay actually measure the oil level in a transformer. If the oil level in the transformer is low, it will generate alarm, ठीक है, and it is in action all the time, ठीक है। अब खतरनाक बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर लेवल लो भी हो गया है तो इट विल एक्चुअली रेज अलार्म टू शो कि जी कहीं ऑयल का लीकेज है या फिर ऑयल लेवल लो है, जो भी है, ठीक है। तो ये जो है बकल्स रिले आपको इस फिगर में नजर भी आ रही है। So basically, if we define a protective relays, we can define a protective relay in a number of ways, ठीक है। Broadly speaking, protective relay is an electronic device which actually monitors voltage, current, phase angle, frequency. These are the electrical quantities which it measures all the time, and they compares it with the nominal or the rated values, and if the calculated values is changed from the rated values, so it will generate a signal for the circuit breaker, and the circuit breaker will disconnect the circuit. Or we can define the protective relay in a way that it is a device that detects the fault and initiate the operation of the circuit breaker to isolate the defective element from the rest of the system, ठीक है। तो we can define a protective relay in a number of ways. Now we already have actually discussed this circuit कि आपके पास अगर हमने रिले लगानी है तो कौन सी चीज़ें जो है एक सर्किट का हिस्सा हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिले कि आपके पास रिले कौन सी रिले है। आइदर इट इज़ अ ओवर करंट रिले और इट इज़ डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले के लिए फिर वोल्टेज और करंट दोनों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए सीटी और पीटी दोनों होंगे। तो अगर आपके पास ओवर करंट रिले है तो उसके लिए सिर्फ सीटी लगा होगा, ठीक है। और देन वी हैव सेकंड पार्ट विल बी द सीटी, ठीक है। फर्स्ट जो है उसमें आपके पास करंट ट्रांसफार्मर आ जाता है। सेकंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द रिले करंट कॉइल, एंड देन वी विल हैव अ सर्किट ब्रेकर। ये तीन पार्ट्स इसमें जो है होंगे। Now, first of all, we will discuss the types of the protective relays based on the operation mechanism. अब इसकी ऑपरेशन जो है वो किस तरह हो रही है। बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज हैं, they are the oldest relays, but they provide the basis for the solid state and the microprocessor based relays. The solid state and the microprocessor based relays work on the same basic principle as the electromagnetic relays. Once you are aware and you know how the electromagnetic relays work, you will be able to understand the solid state and the microprocessor based relays as well, ठीक है। The microprocessor based relays takes the signal in the form of zeros and ones, and these types of the relays are installed here in our electrical department in the power system lab। यहाँ पे हमारे पास जो है जनरेटर की प्रोटेक्शन की रिलेज हैं माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड, डिस्टेंस रिलेज हैं माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड, ओवर करंट रिलेज हैं, देन वी हैव डिफरेंशियल रिलेज, ठीक है। ये सारे रिलेज माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड जो है वो है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज द सेम एज इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, ठीक है। इससे ही इवॉल्व हुए हैं माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड रिलेज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज जो है ये थोड़ी सी स्लो है, ठीक है, और मोस्टली नॉइजी भी है, ठीक है।
देर आर सम रिलेज विच वर्क्स ऑन द DC ओनली, कुछ ऐसे रिलेज हैं जो कि AC और DC दोनों में काम करती हैं, कुछ ऐसी रिलेज हैं जो कि सिर्फ AC में काम करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज। सॉलिड स्टेट रिले पे अगर हम आ जाएं तो इट यूजेस ट्रांजिस्टर्स वगैरह ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर फास्ट एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज बट नॉट एज फास्ट एज माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड रिलेज। Microprocessor based relays are the fastest relays and they are the modern relays. इसमें स्विचिंग आसानी से हो सकती है, इसमें हम जो है नॉइजी नहीं होती हैं, सॉलिड स्टेट रिलेज भी नॉइजी नहीं है, लेकिन माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड रिलेज जो है ये फास्ट है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सॉलिड स्टेट रिलेज, ठीक है। सो द माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड रिलेज आर इवॉल्व फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज बेसिकली। So electromagnetic relays are those relays which operate on the principle of electromagnetic attraction. जिस तरह आपके पास एक आम स्कूल बेल जो है वो काम करती है, जो कि एक आयरन कोर को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देती है एंड देन इट एक्चुअली अट्रैक्ट अ प्लंगर एंड यू हेयर द बेल, जो कि एक डूम शेप्ड मेटल को जब वो स्ट्राइक करती है यू हेयर दैट रिंग, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज जो है वो है। Now, electromagnetic relays are further divided into two types, that is electromagnetic induction type and electromagnetic attraction type. ठीक है, ये relays हैं basically, and these relays are further divided into the first one is divided into these three types: shaded pole structure type, watt hour meter type, और फिर double winding structure type हम इसको बोलते हैं। देन वी हैव इंडक्शन कप टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये सारी जो है हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज शेडेड पोल टाइप, ठीक है। शेडेड पोल टाइप में अगर आप देखें वी हैव दिस, लेट मी यूज, लेट अस टेक अ लेजर पॉइंटर, ठीक है। नाउ दिस इज अ सर्टेन मेटल कोर, ठीक है, या आयरन का कोर हो सकता है। it becomes a magnet just because of this coil, और इस coil को कनेक्शन जो है ये आया होता है सीढ़ी से, ठीक है। and when the current flows in this coil it will make this कोर, आयरन कोर या फिर किसी मेटल का बना हुआ है कोर, ये इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बना देगा, ठीक है। now it will, this current will produce its own flux and that will be flux phi 1, ठीक है। अब इसके दो पोल्स हैं, ये जी टाइप कोर है इसका, और दो पोल्स हैं, और इधर एक शेडेड रिंग लगी हुई है, ये रेड, और इसी किस्म की शेडेड रिंग इसके दूसरे पोल पे भी जो है लगी होगी। when the flux phi 1 actually cuts this ring, और ये किसी और मेटल की बनी होगी, तो that it will produce a current and that current will produce its own flux and that flux will be represented as flux phi 2. Now in the core we have two fluxes, flux phi 1 and phi 2. Phi 1 is the main flux and phi 2 is the secondary flux. Phi 2 is actually caused by the flux phi 1, ठीक है। इसलिए आपके पास flux phi 2 will be lagging the flux phi 1 and these two fluxes generate two currents, that is I phi 1 and I phi 2 in this disk, ठीक है। एडी करंट्स जो है ये कॉज करेंगी I phi 1 and I phi 2 in the disk, ठीक है। now phi 2 interacts with I phi 1 and it will produce a force, and phi 1 interacts with I phi 2 and it will also produce a force। लेकिन किस तरह से ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम जो है ये फोर्स की डायरेक्शन जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस दैट विल एक्ट ऑन द दिस एल्यूमिनियम डिस्क, ये आपको नजर आ रहा है दिस डिस्क, ठीक है। तो द फोर्स विल एक्ट एंड हेंस द टॉर्क एंड दिस एल्यूमिनियम डिस्क विल मूव इन सर्टेन डायरेक्शन। अब ये देख रहे हैं आपके पास ये एक मूविंग कॉन्टैक्ट है एंड दिस इज अ फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है। So when the fluxes generated are enough to move this in the
direction such that it will, तो देन वी कैन से कि रिले हैज़ ऑपरेटेड, ठीक है। और जब इसका सर्किट जो है वो क्लोज हो जाता है तो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल जाता है कि इट शुड ट्रिप, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि रिलेज के कॉन्टैक्ट जो हैं दे आर नॉर्मली ओपन एंड व्हेन द रिले ऑपरेट्स द कॉन्टैक्ट्स आर क्लोज्ड। Now here you can see a portion of the aluminum disc, ठीक है। The currents are generated by the two fluxes, that is I phi 1 is generated by the flux phi 1 and I phi 2 is generated by the flux phi 2. Now the flux phi 2 actually interacts with the I phi 1 and it generates a force F2, and flux phi 1 interacts with the I phi 2 and it generates a force F1, and just because of the two forces F1 and F2 a force will act on the disc and the disc will move, ठीक है। इसकी इक्वेशंस जो है हमारे पास आगे हैं तो we will study them as well. तो once the disc move with this the shaft will also move, ठीक है। और it will try to जो नीचे इसकी स्प्रिंग लगा हुआ है द स्पिरिल स्प्रिंग, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। जब इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो ये एक तो जब सर्किट क्लोज हो जाएगा सर्किट ब्रेकर को सिग्नल मिलेगा एंड देन सर्किट ब्रेकर विल ट्रिप द सर्किट। नाउ ये कॉइल इस चीज के काम आता है कि वंस द सर्किट हैज बीन इंटरप्टेड, ठीक है, तो तब ये जो है ये इस मूविंग कॉन्टैक्ट को वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए, ठीक है, ये स्प्रिंग इसका के काम आता है। बाज़ औक़ात आपके पास यहाँ पे एक परमानेंट जी टाइप मैग्नेट पे लगा होता है, ठीक है, और वो इसलिए लगा होता है कि इस डिस्क की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सके। नाउ फॉर द डिस्क टू मूव एंड फॉर द मूविंग कॉन्टैक्ट टू टच द फिक्स कॉन्टैक्ट, the force acting on the disc has to overcome the G type magnet force as well, ठीक है। तो ये आपके पास ही होगा। So we have these two fluxes. The flux phi 1 is the main flux. The flux phi 2 is generated in this shaded ring, and both of these fluxes generate the currents, and the currents I phi 1 interact with the flux phi 2 and they produces a force, ठीक है, and the resultant force will act on the disc, और just because of that force जो है आपके पास torque होगी, ठीक है। So torque acting on the disc is actually proportional to the resultant force F, and which is actually the difference between the two forces F1 and F2. F1 minus F2 जो दो फोर्सेस का डिफरेंस होगा, और जितना ही डिफरेंस ज़्यादा आएगा उतना ही आपके पास फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी और उतना ही आपके पास टॉर्क उस पर ज़्यादा ऐड करेगी। एंड फर्दर दिस फोर्स इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ फ्लक्स, ठीक है। इस फ्लक्स पे ये डिपेंड करता है एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू फ्लक्सेस F1 और F2 के बीच में जो फ्लक्सेस जो है उस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स phi 1 and phi 2, and the flux phi 1 is basically the main flux, और ये फिर फर्दर डिपेंड करता है करंट पे, और कौन से करंट पे, जो सीटी के सेकेंडरी से इसको मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज द होल relationship. The torque acting on the disc basically depends upon the difference of the two forces that has been generated by the two fluxes, और obviously the force generated the resultant force जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्सेस के, और जो फ्लक्सेस जनरेट हो रहे हैं ये प्रोपोर्शनल है करंट के। करंट कौन सा, जो कि रिले करंट कॉइल में फ्लो कर रहा है, और ये एक्चुअली सीटी का सेकेंडरी करंट है। देन वी हैव दिस वाट आवर मीटर टाइप रिले, ठीक है। और मेरा गला तो बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया, इस तरह करते हैं कि इसका बाकी जो पोर्शन है हम नेक्स्ट टाइम जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके मैम। जी मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? जी जी मैम आ रही। जी मैम आ रही। सो इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है हम फिर बाद में डिस्कस कर लेते हैं, मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख गया है। तो ये स्लाइड मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है इंशाल्लाह। ओके मैम। मैडम आज के लिए इतना काफी है।
जी चलिए जी, thank you. I will upload the lecture and we will discuss the remaining portion and I will let you know कि जी हम next class जो है अगर आप चाहते हैं कि रोज़ा खोलने के बाद लें तब तो भी ले सकते हैं जो आपके लिए आसानी हो, तो लेकिन मॉर्निंग में लेते हैं 2 to 5 जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है। सो इंशाल्लाह ये इसका रिमेनिंग पोर्शन हम डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैडम ये लेक्चर अपलोड अल्लाह हाफिज, थैंक यू मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। هاي تشام بي الو چرته تختې تاسو شوې که زمونږ ټول داسې تیار نه شوې بیا وتښتې دی. سيد يا رقم سبع وينه ټاپر سي تلانستي ټاپر صاحب څنګه چل دی سړی ریکارډینګ ځان کړی بس مزيدي ته وایه لکه دا پریکس کلی چې سرور له بیا پریزنټیشن جوړ کوم نه او کنه ته کدا وایي چې کله څنګه پریزنټیشن دا کلی دی کنه ته دغه پته نه لګي احتشام بھائی هلو احتشام بھائی په ځان احتشام غوونه راچوي وده دی پکې کلاړو هغه تللی دی مړه دا ټول تلي دریم څوک ناست دا امیر دی ها میر بھائی دا ورګه احتشام بھائی ته امیر وایم زما نو را به شي صبر وکړه نه د پریزنټیشن کې بس کوو دوی تاسو نو پریزنټیشن کې نور څه شته نه خو دا ورځې دونه خاص لکه کو ګورې نو کمې وي که څه خبرې شي چې یاره داسې حساب دی او اوس کو دا ماته پته وي چې د دوی دونه لیټه پورې دغه جمع کول کوي بیا به ما پکې څه چینجز کړو ما خو په هغه بیا ډیټ باندې ورکړ ستاسو مونږ لا جمع ریشفل کړی نه دی مړن تاسو د پریزنټیشن غم کوي د پروپوزل چې کوم دی که نه د دې دا به ماته لګي داسې چې دا فرایډې ته به شاید لاړ شي نه نه مونږ ما خو لا پرسنلی جمع کړی نه دی نو یا به اجمل بل صاحب اوس ورسوي نه کنه بیهي چې هلکه دا جمع کې پریزنټیشن دقه خو هغه خبره ده که نه په ما باندې هسې جمع کړو 6 7 8 تاریخ یې ماته یادو او اوس چې کوم دی نو څه نشته او بالکل کنه مونږ بل ورځ ورغلي وو نو سیمونه وي ما هو فضل صاحب سره جمع کوه او رحمان چې کوم دی هغه دغه سره جمع کوه اجمل صاحب سره هغه باندې هم ډېر موبایل جوړ کړی ورته ویل که ویشا به زر به جمع کوي 3 ورځې دي سره نو هغه هم زر زر بس تیار ټیک کړو ده تاسو جمع کړی دی وروره ما نه یې جمع کړی ښه ما داسې ټینشن مه زیاتوئ وروره ته خو تاله ټینشن مونږ فری که ټینشن ریلیز کوو ظالمه چې پته ولګي چې یاره دا شیز کله وي او کنه مونږ خو ته دا نه وایو نه چې زه اوس دا دې نن مې دا دې کوله او کویله خدای شته ایمان درې راځي ورځو نه ویمه د درې ورځو نه ویمه چې اوس پریزنټیشن او دغه ته هم خیال دی خو بند کا لکه ریکارډینګ د پریزنټیشن ویمه یاره ساري را پاسم ساري به جوړ کړم بیا به مېره ماسوتنې چې کله فری شم بیا به جوړ کړم هېڅ په پته نه پوهېږم چې کله یې جوړ کړم کله نه زه خو ورغلی وم سر له ما ورته ویل سر دا پریزنټیشن څه چلو کوم وی بس تیار ہے کا داسې 20 سلایډ 15 سلایډ نو بیا راشه بس هلته پریزنټ کو نو هغه وخته پورې به تیار ما ویل اجمل صاحب نه تاسو